क्या एक लेटर एटॉमिक बॉम्ब बनाने का वजह हो सकता है? दुनिया में पहली बार 16 जुलाई 1945 को इंसानियत को तबाह करने वाला हथियार एटॉमिक बम को पहली बार टेस्ट किया गया। टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा वेपन बनाया गया था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस एटॉमिक बम को बनाने वाले फिलोसोफर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे और उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये हथियार इतना डेंजरस हो सकता है। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने ये बोला, Now I am become death, the destroyer of worlds. इसी एटॉमिक बम ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को अपनी तबाही पर लेके क्यों खड़ा किया, जिसकी मेहनत से आज अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था। उनको ही अमेरिका की दुनिया में जलील क्यों किया गया। ओपेनहाइमर ने अपनी जिंदगी में कारनामे तो बहुत किए थे, लेकिन इतिहास में उनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब से जाना जाएगा। ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 में न्यूयॉर्क के छोटे से घर में हुआ था। बचपन से ही वो वर्सेटाइल और सभी चीजों को लेके क्यूरियस थे। उनको हद से ज्यादा क्यूरियस होने का एग्जाम्पल दूं तो उन्होंने अपने 3rd और 4th स्टैंडर्ड की स्टडी एक ही साल में कंप्लीट कर दी थी और 8th स्टैंडर्ड की स्टडी उन्होंने आधे साल में ही कंप्लीट कर दी थी और 12 सालों में ही न्यूयॉर्क में मीटरोलॉजिकल क्लब में लेक्चरर चुना गया था। लेक्चरर के बाद उनकी किताबों में ही रुचि रहती थी। सुबह शाम पढ़ते थे और ज्ञान ग्रहण करते रहते थे और केमिस्ट बनने का ख्वाब उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सितंबर 1922 में लेके गया। एडमिशन मिलते ही उनको बीमारी के कारण 1 साल तक क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए। फिर भी उन्होंने 4 साल की इंजीनियरिंग को 3 साल में ही कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ उनको फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था और थियोरिकल फिजिक्स पे रिसर्च करने के लिए जर्मन की गोटिंजन यूनिवर्सिटी में चले गए और 23 सालों के अंदर वो अपनी पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे। उनका नेचर था कि वो किसी के साथ मिलते नहीं थे। रिसर्च पे उनका ज्यादातर अटेंशन रहता था। उनको उसी टाइम एक बीमारी भी हुई थी जिसका नाम है डिमेंशिया पैराडॉक्स। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें हर एक इंसान को ऐसा लगता है कि उसके आजू बाजू के लोग उसके दुश्मन है और वो कभी भी उस पे हमला कर सकते हैं। इस कंडीशन के बाद भी वो स्टिल अपने वर्क पे इसका कोई भी असर नहीं होने देते थे। इनफैक्ट उन्होंने डिप्रेशन में ही हाइजेनबर्ग, यूजीन विग्नर, वुल्फगैंग पॉली और एनरिको फर्मी जैसे बड़े बड़े साइंटिस्टों के साथ काम किया और काम कर भी रहे थे। उसके साथ उन्होंने एक बिगेस्ट अचीवमेंट भी हासिल किया जो था ओपेनहाइमर फिलिप्स प्रोसेस। वो वापस यूएस आए पर वापस वो रिसर्च में ही लग गए। यहाँ तक उनका एटॉमिक बम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। जब यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और उसने जर्मन साइंटिस्टों को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दिया और यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये राज अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर के जरिए से कहा कि हमें भी इस तरह का वेपन तैयार करना चाहिए क्योंकि कल को हिटलर हम पे हावी हो सकता है। आइंस्टाइन के ये लेटर पे जो एड्रेस था पीओ बॉक्स 6063 न्यू मैक्सिको, यहाँ के ऑफिशियल लेटर में भी सिटी का नाम नहीं लिखा जाता था ताकि एटॉमिक बॉम्ब की छोटी मोटी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। ओपेनहाइमर रिसर्च के पहले भी न्यूक्लियर फ्यूजन पे रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी पैदा की जाती है। यहाँ पे 1 kg एटॉमिक बॉम्ब 3500 TNT बॉम्ब के बराबर है, यानी कि लिटिल बॉय बॉम्ब जिसने नागासाकी की धज्जियां उड़ा दी थी। इतने ही तबाही अगर TNT बॉम्ब से करने जाए तो 1,50,00,000 TNT बॉम्ब गिराने पड़ते। आज के दौर में इस वजन को उठाना पॉसिबल नहीं है। एटॉमिक बॉम्ब में पहले तो यूरेनियम का यूज किया जाता था
था, पर वो एक नेचुरल एलिमेंट होने के कारण इतना ज्यादा नहीं मिल पाता था। इसीलिए रिसर्चर ने यूरेनियम के बदले उससे टक्कर देने वाला एक एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था। ये एलिमेंट था प्लूटोनियम 239। अमेरिका को ये प्रोजेक्ट पूरा करने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और अमेरिका को ये भी खतरा था कि जर्मन उसके पहले एटॉमिक बॉम्ब ना बना ले। आखिरकार 16 जुलाई 1945 में दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब बनके तैयार हो चुका था और अब बारी थी उसको टेस्ट करने की। जब उसे टेस्ट किया गया तो दुनिया खौफनाक हो गई। ये एक्सप्लोजन इतना विशाल था कि 11 किलोमीटर यानी कि 8 बुर्ज खलीफा जितना ऊंचा मशरूम क्लाउड बना था और जिसमें से 21 किलो टन जितने TNT की एनर्जी रिलीज हुई थी। ओपेनहाइमर और दूसरे साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिए थे वो भी खौफनाक हो गए। ये इंसानों पे कितना इम्पैक्ट कर सकता है ये जाने बिना ही यूएस ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे इस्तेमाल कर दिया। इस दोनों ही हमले में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। 6 दिन के बाद जापान ने अमेरिका के सामने अपने हथियार डाल दिए और यहीं वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ। यहाँ पे लगा होगा कि ओपेनहाइमर के कारनामे से अमेरिका बहुत खुश हुआ होगा, लेकिन उससे पहले ओपेनहाइमर ने अफसोस किया, इजहार किया, क्योंकि उनके इस इन्वेंशन से कई लोगों की जान चली गई थी। इस इंसिडेंट ने उनको अंदर से तोड़ दिया था और फिर उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना स्टार्ट कर दिया था। ओपेनहाइमर उनकी ये टेक्नोलॉजी मिनटों में कहीं और शिफ्ट कर सकते थे, इसीलिए अमेरिका ने उन पे नजर रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। 1949 में अमेरिका के दुश्मन सोवियत यूनियन ने अचानक ही एटॉमिक बॉम्ब के धमाके सुना दिए थे। ये टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी, पर हुई कैसे वो किसी को नहीं पता। सबको शक ओपेनहाइमर पे ही गया था, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड सोवियत यूनियन कम्युनिटी की पार्टी की मेंबर थी और उनकी बीवी भी कम्युनिटी पार्टी की मेंबर हो चुकी थी। फिर एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें ओपेनहाइमर पे सोवियत का एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया, पर वो डटे रहे। उनके सोवियत यूनियन से कोई ताल्लुक नहीं था, किसी के पास कुछ भी सबूत नहीं था। फिर भी फैसला उनके खिलाफ ही आया। जो एक वक्त पे ताकतवर साइंटिस्ट होने का दर्जा रखते थे, उनको मिनटों में ही जलील कर दिया गया और उनके सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोजेक्ट का सारा राइट्स छीन लिया गया। अगले काफी साल तक ओपेनहाइमर खामोशी से जिंदगी बिताते रहे और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से दूरी रहे। 7 सालों के बाद 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। तब ओपेनहाइमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओपेनहाइमर को कैंसर डिagnosis हुआ और वो 1966 में चल बसे। उनकी डेड बॉडी को एक बीच पे बहा दिया गया और वो बीच ओपेनहाइमर बीच के नाम से जाना जाता है।